Awesome, awesome, awesome. Welcome everyone to the first session of revision of analytical procedure. सबसे पहले मेरा सवाल आप सबसे या आपका मेरे से कि हम एनालिटिकल प्रोसीजर करते क्यों? तो मैंने कहा भाई सिंपल सी बात है, आज की डेट में हम डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं कर सकते। हम कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा नहीं कर सकते। मैनेजमेंट आजकल पीडीएफ में चेंजेस कर देता है, तो हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें थोड़े एनालिटिकल प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, तब जाके हमारे सामने वो इनकंसिस्टेंसीज आएंगी, वो इश्यूज आएंगे जो कहीं ना कहीं रूटीन चेकिंग और टेस्ट ऑफ डिटेल से नहीं आते। तो यही पॉइंट ध्यान रखना है, रूटीन चेक्स डोंट डिस्क्लोज ऑल द मिस्टेक्स, ऑल द मैनिपुलेशंस जो मैनेजमेंट करता है। तो आपको कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स के एग्जांपल दे रखा है, कंपैरिजन, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्टिंग, ये सब करनी चाहिए। ठीक है सर। अब एनालिटिकल प्रोसीजर होता क्या है? तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है। इट रिक्वायर्स इवेल्युएशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन है उसको इवेल्युएट करना है। कैसे इवेल्युएट करना है? बाय स्टडिंग और एनालाइजिंग। जैसा नाम है एनालिटिकल, तो आप एनालाइज करोगे। एनालाइज क्या करेंगे? प्लॉजिबल यानी लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। तो मुझे बताओ, हमने जो अपना एग्जांपल लिया वेजेस टू द वर्कर, ठीक है, ये वेजेस टू द वर्कर है, इसको आपने कैसे इवेल्युएट किया? बाय एनालाइजिंग द प्लॉजिबल रिलेशनशिप बिटवीन द वेजेस पर वर्कर, दैट इज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स विच इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेशन का कोई रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट लॉजिकल फॉर्मेट में ध्यान रखोगे तो अपने आप याद रहेगी। ठीक है सर। अब इसके बाद एक बात बताओ, जो मैंने वर्कर्स की वेजेस एक्सपेक्ट करी और जो एक्चुअल वेजेस थी, इनके बीच में अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, अब ये सिग्निफिकेंट क्या है? दिस इज नॉट डिफाइंड, बट लेट्स से देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो क्या आप उसको इन्वेस्टिगेट करोगे? हां सर। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्लक्चुएशंस, इनकंसिस्टेंसी, दोनों एक जैसे वर्ड्स है, एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड द एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, ठीक है सर। अब आता है मेरा फेवरेट सवाल, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनालिटिकल प्रोसीजर? तो आप बोलो तीन चीजें इंक्लूडेड है। क्या इंक्लूडेड है? बोलो मेरे साथ, तीन चीजें इंक्लूडेड है। क्या? एक तो डेटा का कंपैरिजन, एक ये कहता है कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स की डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स वगैरह है, एंड लास्ट में कहता है एनी अदर एनालिटिकल प्रोसीजर। तो एनी अदर क्या भाड़ में, दो पे फोकस करते हैं, कंपैरिजन और रिलेशनशिप्स बिटवीन डेटा। कंपैरिजन किसके साथ होता है? तुम बताओ, तुम्हारे मार्क्स का कंपैरिजन किसके साथ होता है? सर हमारे पिछली बार कितने नंबर आए थे उससे, तो उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड कंपैरिजन। दूसरा हमारा कंपैरिजन होता है जो हमारे मम्मी पापा और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन है उससे, तो उसको बोल दो एक्सपेक्टेशन, बजट्स, इस सब से कंपैरिजन होता है। एंड लास्ट में आप बोल सकते हो सर क्या, हमारा कंपैरिजन होता है हमारे दोस्तों से, कि तुम्हारे दोस्त के कितने आए और तुम्हारे क्या है, तो इंडस्ट्री पीयर से भी कंपैरिजन होता है। तो सी दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑफ डेटा। आप किसी भी एंटिटी के फाइनेंशियल्स को कंपेयर कर सकते हो प्रायर पीरियड से, विद द बजट्स, एक्सपेक्टेशन, एक ही जैसे वर्ड्स है, एंड थर्ड पॉइंट इज इंडस्ट्री में क्या पीयर्स है। तो सपोज भारती एयरटेल और जियो, इन दोनों के डेटा का कंपैरिजन हो सकता है। फिर अगला पॉइंट होता है कंसीडरेशन ऑफ रिलेशनशिप। तो ये तो बड़ा इजी था, फाइनेंशियल की फाइनेंशियल के साथ रिलेशनशिप, जिसको प्यार से बोलते हैं रेशियो एनालिसिस। एंड दूसरा रिलेशनशिप क्या हो सकती है? फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल डेटा, जो मैंने आपको बताया वर्कर्स की जो होती है, कि नंबर ऑफ वर्कर्स इंटू वेजेस पर वर्कर, इन दोनों रिलेशनशिप को ध्यान में रख के आप वेजेस कैलकुलेट कर सकते हो। फिर एनी अदर प्रोसीजर तो हमको जानना ही नहीं। चलो सर, अब अगला पॉइंट आ जाता है, व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। वो पूछे व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनालिटिकल प्रोसीजर, या पूछे व्हाट आर द मेजर टाइप्स। स्माइल देना, बोलना एक ही बात है। जब टाइप्स की बात होगी तो आपके वही तीन पॉइंट है, तीसरे पॉइंट में से तीन पॉइंट और निकलेंगे। मतलब प्रायर पीरियड इंफॉर्मेशन वही रहेगी, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन वही रहेगी, बट जो एक्सपेक्टेशन है उसके तीन पॉइंट निकलेंगे। सर एक्सपेक्टेशन के तीन पॉइंट क्या निकलेंगे? एक तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक ऑडिटर के एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और कुछ एक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन यूजिंग द नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है सर। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने कहा दो ऑब्जेक्टिव है। एनालिटिकल प्रोसीजर तीन फेजेस में होते हैं, एक तो एज अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, एक एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और ये होते हैं एंड ऑफ द ऑडिट में। ठीक है, ये तीन तरह के मैंने आपको बताए थे। पहला वाला जो होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर 4, उसको छोड़ दो। इस ऐसे में दो ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो हमको चाहिए रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस यूजिंग सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नहीं मिल सकता? मैंने कहा नहीं, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी ऐड करना पड़ता है। तो वर्ड यूज्ड इज रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। दूसरा मैंने आपको बताया था, हर ऑडिट के एंड में क्या बनता है? OAR। OAR मतलब ओवरऑल एनालिटिकल रिव्यू, जिसमें आप इस साल की फिगर्स को पिछले साल से कंपेयर करते हो, वेरिएंसेस निकालते हो, उनकी परसेंटेज निकालते हो, और उसका रीजन बताते हो या डिस्क्राइब करते हो कैसे एज द ऑडिटर आपने उस पर कंफर्ट पाया। तो आप एट द एंड ऑफ द ऑडिट ड्यूरिंग द कंक्लूजन स्टेज यू डू द एनालिटिकल प्रोसीजर, ताकि आप ये देखो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके वो ठीक है या नहीं। ठीक है सर।
अब आता है सर पर्पस ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर, वन ऑफ आवर फेवरेट टॉपिक्स। हमारा पर्पस क्या है? रेलिवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिले, ठीक है सर। तो हम इसमें क्या करेंगे ना, इसमें आईसीआई कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ये कहता है ऑडिट शुरू होते ही ऑडिटर ने इस साल के पीएनएल अकाउंट के आइटम्स को पिछले साल से कंपेयर करना शुरू किया, तो बताओ वो क्या अचीव करना चाह रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं, बस वो देख रहा है क्या इंक्रीज है क्या डिक्रीज है और उसके पीछे क्या रीजन है। तो इफ द बैलेंसेस इन द पीएनएल आर कंपेयर्ड विद द प्रीवियस पीरियड, हम ये देखना चाहते हैं व्हाट आर द रीजन फॉर इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ईयर। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो वाला, कि हम इस बार के जो खर्चे हैं उनका रेशियो निकालेंगे टू द सेल्स और उसको पिछले साल से कंपेयर करेंगे। इस साल का रेशियो ये है, पिछले साल का रेशियो ये है। अगेन उनको कंपेयर जब हम करेंगे तो हमको पता चलेगा जो खर्चा है वो कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है इन रिलेशन टू द सेल्स ऑफ द एंटिटी। वेरी गुड। जब आप ये दोनों चीजें कंपेयर करोगे और आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? डिफरेंसेस विच आर मटीरियल। तो जब भी ऐसे डिफरेंसेस मिलेंगे हम उसका रीजन देखेंगे और हो सकता है उस रीजन से हमें पता चले क्या मैनेजमेंट ने कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं कर रखी। तो इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके चलना। पहले रीजन मिलेंगे विच आर मटीरियल, फिर हम उसके लिए रीजन पूछेंगे मैनेजमेंट से कि क्या रीजन है फॉर दीज डिफरेंसेस, फिर उस रीजन से पता चलेगा मैनिपुलेशन है कि नहीं। और अगर मैनिपुलेशन है एंड आपको लगता है देयर इज अ अनयूजुअल टमाटर, सर अनयूजुअल टमाटर का क्या मतलब था? अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस, अनयूजुअल अमाउंट, अनयूजुअल ट्रेंड्स, अनयूजुअल रेशियोज, तो फिर एज अ ऑडिटर आपने उसकी इंप्लीकेशन देखने। जनरली इट इज द इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। ठीक है, ठीक है सर। तो लास्ट का जो पॉइंट है ये तो आपका कंक्लूजन है। बस आपने पहले दो पॉइंट कंपेयर करने हैं सर, क्या इस साल की फिगर्स को पिछले साल से कंपेयर करो तो उससे आपको इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट्स के रीजन पता चल जाएंगे। दूसरा जो एक्सपेंसेस के रेशियोज टू सेल्स है उनको पिछले साल से कंपेयर करो, उससे आपको इंक्रीज और डिक्रीज पता चल जाएगा इन द एक्सपेंसेस इन रिलेशन टू सेल्स। इससे आपको अगर लगता है कोई मटीरियल डिफरेंस है उसका रीजन पूछो और उस रीजन को फिर आप एनालाइज करके क्या पता लगा पाओगे, क्या मैनेजमेंट ने मैनिपुलेशन करी है, फिर अनयूजुअल टमाटर वाली लाइन। ठीक है सर। अब आता है एक और बढ़िया वाला सवाल, ये भी बड़ा क्लासिक क्वेश्चन है, बड़ा ही मजेदार। इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन ऑफ द आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इंक्लूडेड इन पीएनएल। क्या हम किसी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं बिना उसको चेक करे? मतलब इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर ले बिना चेक करे? मैंने कहा हाँ। एग्जाम्पल से बताओ। सर आपने बताया था कि जो हम गुड्स इंपोर्ट करते हैं उस पे हम जनरली कस्टम ड्यूटी पे करते हैं विच इज एड वैलोरम ड्यूटी। एड वैलोरम मतलब वैल्यू पे परसेंटेज ड्यूटी लगती है। तो अगर वो ड्यूटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म ड्यूटी है, तो आप ड्यूटी पेड से कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट्स निकाल सकते हो। मैंने कहा वेरी गुड। तो ये तो परचेज साइड हो गई। क्या सेल साइड भी चेक हो सकती है? हाँ। गुड्स सोल्ड अगर आपको निकालने हैं, एग्जांपल के तौर पे शुगर, एक बच्चे ने पूछा सर हमको आंसर में क्या शुगर लिखना पड़ेगा? इट इज बेटर यू राइट शुगर। शुगर की जगह गुड़ लिख दिया तो हो सकता है एग्जामिनर को पसंद ना आए क्योंकि जो हम एग्जाम दे रहे हैं उसमें एग्जामिनर एग्जैक्ट चेक करता है। तो ट्राई करना शुगर ही लिखना। तो अगर आपको क्वांटिटी ऑफ शुगर निकालनी है तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? विद द जीएसटी पेड। तो जीएसटी या एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है सर, एक पॉइंट तो समझ गए। अब मैंने कहा जो सेल्स की बात है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट है, क्या आप सेल्स पे कमीशन देते हो? हाँ। क्या आप प्रॉफिट पे भी कमीशन देते हो? हाँ। तो जो प्रॉफिट की कमीशन है और सेल्स की कमीशन है उसको आप कैसे चेक कर सकते हो? प्रॉफिट की कमीशन को प्रॉफिट से, सेल्स की कमीशन को सेल से, खत्म कहानी। अब इसके बाद वापस सेम लाइन आ जाएगी वही। इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ अनयूजुअल टमाटर। जहां भी अनयूजुअल टमाटर मिलता है तो उससे क्या होता है? दिस इज अ इंडिकेटर ऑफ अ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड। जहां पे भी ऐसी अनयूजुअल चीजें मिलेंगी तो यहां फ्रॉड हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है सर। अब आता है टाइमिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। सुबह 6 बजे, सुबह 8 बजे, दोपहर के 12 बजे या रात के 10 बजे। मैंने कहा फालतू बातें मत करो। 3 स्टेजेस में एनालिटिकल प्रोसीजर होते हैं। पहली स्टेज जो ऐसे 315 कवर करता है, बाकी 2 स्टेजेस जो ऐसे 520 के अंदर आती है। पहली स्टेज जो थी प्लानिंग द एनालिटिकल प्रोसीजर, इसमें आप क्या करोगे? मैंने कहा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करते हैं, यानी आप चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेते हो। ठीक है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जब आपने अंडरस्टैंड करके रिस्क निकाली, क्यों निकाली? सो दैट यू कैन प्लान योर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट मतलब 330 कर सकते हो। यही बोलता है इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द एनटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। आखिरी में रिलेशनशिप किसकी देखते हैं? फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा, उसके एग्जांपल दे रखे हैं। क्लियर है? क्लियर है सर। देन कम्स द टेस्टिंग फेज दैट वी कवर्ड जस्ट आफ्टर द ब्रेक। उसके बाद आता है कंप्लीशन फेज। ये वाले 3 पॉइंट्स बस आप रीड करके चलना, कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे मेरे साथ, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द टेस्टिंग फेज, व्हाट इज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। इसमें हमने किसका एग्जांपल लिया? योयो होटल्स। लेट्स टेक एंटिटी है योयो होटल्स, मैं उसका अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चेक करना चाहता हूं। कैसे चेक करूं? तो मैंने क्लाइंट से डेटा लिया, मैंने कहा क्लाइंट मुझे डेटा बताओ कितने रूम्स हैं, कहता है 100 रूम्स है। एक रूम का भाड़ा कितना है, कहता है 1000 रुपीज पर डे। मैंने कहा साल में कितने दिन तुम्हारा होटल खुलता है, कहता है 200 दिन खुलता है और 80% ऑक्यूपेंसी। ये सारा डेटा मैंने इससे ले लिया। 80% ऑक्यूपेंसी मतलब वैकेंसी विल बी 20%, बेसिक थिंग। अब मैंने इससे क्या किया, मैंने एक एक्सपेक्टेड रेंटल रेवेन्यू निकाला। एक्सपेक्टेड रेंटल रेवेन्यू कितना निकल के आया, सबने कैलकुलेट करके बोला 1.6 करोड़। मैंने कहा मुझे एग्जैक्ट 1.6 करोड़ नहीं चाहिए। अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो एक्चुअल अमाउंट है वो 10% ऊपर नीचे है तो भी मुझे चल जाएगा। ये मैंने 10% कैसे निकाला? बेस्ड ऑन माई मटेरियलिटी लेवल्स, बेस्ड ऑन माई रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, जो भी फैंसी फैंसी वर्ड्स होते हैं उन सबको ध्यान में रख के। ठीक है सर। तो अगर एक्चुअल 1.76 करोड़ या 1.44 करोड़ के बीच में है, चल जाएगा। बट व्हाट इफ द एक्चुअल रेवेन्यू इज 2 करोड़? क्या ये मेरे एक्सेप्टेबल डिफरेंस से ज्यादा हो गया? हाँ, तो फिर मुझे इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। यानी आपने क्लाइंट से डेटा लिया, उसके बेसिस पे एक एक्सपेक्टेशन निकाली, फिर बताया इस एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत डिफरेंस ऊपर नीचे चल जाएगा विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन। बट अगर ये डिफरेंस ज्यादा है तो फिर मैं इस चीज को चेक करूंगा कि भाई रीजन क्या है, क्यों इतना ज्यादा है, और उस रीजन को लेके मैं मैनेजमेंट से एविडेंस वगैरह इकट्ठा करूंगा। सो व्हाट इज द 4 स्टेप प्रोसेस? टेल मी दिस थिंग, क्योंकि यही आईसीआई पूछना चाहेगा। सर आईसीआई के हिसाब से 4 स्टेप प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने देखना है सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। इधर ही आ जाओ किताब पे। सबसे पहले क्या देखेंगे? सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। दिस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। यहां पे जो वन लाइनर लिखते हो इसमें 2 ही फैक्टर्स डालते हो, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट प्लस क्या उसी चीज के लिए टेस्ट ऑफ डिटेल्स करोगे कि नहीं। इसको हमने एक्सपेंड किया था नेक्स्ट टॉपिक में। सूटेबिलिटी के जैसे राइमिंग कौन सा वर्ड है? रिलायबिलिटी। यानी जिस डेटा के बेसिस पे मैंने एक्सपेक्टेशन निकाली, ये वाला डेटा, क्या ये डेटा रिलायबल होना चाहिए? हाँ सर। तो हमको देखनी है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा जिसपे आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हो। ये 4 फैक्टर्स किस पे डिपेंड करती है? सर डेटा की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है 4 फैक्टर्स पे। सबसे पहले सोर्स ऑफ डेटा, ये डेटा कहां से आया है? इंटरनल टू द एंटिटी और एक्सटर्नल टू द एंटिटी। इंटरनल डेटा रिलायबल कब होता है? जब उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर होते हैं। अगला पॉइंट भूल गए सर? नहीं याद है। जब मैं बात कर रहा हूं कंट्रोल्स की, तो अगला पॉइंट तुमको याद क्या आएगा? कंपेरेबिलिटी ऑफ डेटा। यानी अगर एक होटल का डेटा कंपेरेबल है टू द दूसरे होटल का डेटा और दोनों एकदम सिमिलर लाइन में चल रहे हैं, तो उसकी एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। लास्ट पॉइंट क्या था? रिलायबिलिटी का छोटा भाई रेलिवेंस। तो रेल करके याद रखना, रेलिवेंस ऑफ द डेटा। अगेन दीज थिंग्स आर कवर्ड इन डिटेल इन द नेक्स्ट टॉपिक। चलो सर, अब इसके बाद आती है उस डेटा पे हमने क्या निकाली? एक्सपेक्टेशन। हमने कहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। अब वो एक्सपेक्टेड वैल्यू इतनी प्रिसाइज होनी चाहिए कि आप उससे मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर पाओ, और वो मिसस्टेटमेंट फिर चेक कर लेना मटेरियल तो नहीं है। लास्ट में मैंने क्या बोला था? 10% ऊपर नीचे चल जाएगा, यानी अमाउंट ऑफ डिफरेंस विच इज एक्सेप्टेबल विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स दैट वी कवर टुडे। मजा आ गया सर? सबसे पहले सूटेबिलिटी ऑफ द एनालिटिकल प्रोसीजर, देन द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। डेटा से क्या निकाली? एक्सपेक्टेशन। 10% ऊपर नीचे चल जाएगा मतलब अमाउंट ऑफ डिफरेंस दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। देन हमने क्या किया सर? बड़ा ही प्यारा काम किया, सूटेबिलिटी को खोल के रख दिया। क्या बात है सर? कोई एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल कब होता है? अगर थोड़ी मोटी ट्रांजेक्शन होंगी, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होगी, तो उसकी डिटेल्स ही चेक कर लेंगे, डॉक्यूमेंट्स ही चेक कर लेंगे। इनकी जरूरत तब पड़ती है जब ढेर सारी ट्रांजैक्शन होती है, प्लस दीज कैन बी प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल जो हमने रेंट ली, रेंट में प्रिडिक्टेबल चीजें थी कि भाई 100 ही रूम है, 200 दिन ही काम करते हैं, 80% ऑक्यूपेंसी रहती है, सब चीजें प्रिडिक्टेबल है। तो लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर प्रिडिक्टेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब प्रिडिक्टेबल कब है? क्योंकि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा। अच्छा, रिलेशनशिप के बारे में जनरली किसको सबसे पहले पता होता है? पैप्स को। पैप्स का मतलब है प्लान्ड एनालिटिकल प्रोसीजर। जब भी आप करोगे, आपकी एक एक्सपेक्टेशन है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा विच एग्जिस्ट एंड कंटिन्यू। एंड लास्ट पॉइंट क्या था इसका? ऑडिटर एनालिटिकल प्रोसीजर वही करेगा जो उसको लगता है इफेक्टिव है। अब सेकंड पॉइंट, वन ऑफ आवर फेवरेट पॉइंट्स, प्रिडिक्टेबल से हमने निकाला प्रिडिक्टिव। अनसोफिस्टिकेटेड प्रिडिक्टिव मॉडल भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल, अगर मुझे किसी वर्कर की वेजेस कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू द वेज पर वर्कर, उससे आ जाता है। ये एग्जांपल भी हो गया। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रोवाइड डिफरेंट लेवल्स ऑफ अश्योरेंस।
दो एग्जांपल बताओ, एक में हाई एश्योरेंस, एक में लो एश्योरेंस। हाई एश्योरेंस वाला रेंटल वाला था जो हमने होटल वाला कवर किया। लो एश्योरेंस वाला कौन सा है सर? ग्रॉस मार्जिन से रेवेन्यू पे कंफर्ट लेना इज नॉट इजी। ग्रॉस मार्जिन से रेवेन्यू पे कंफर्ट लेना इज नॉट इजी। वाई? क्योंकि जब आप ग्रॉस मार्जिन बोलते हो मेरा 20% बढ़ा, ऐसा भी तो हो सकता है कॉस्ट कम हुई हो, डायरेक्ट कॉस्ट कम हुई हो। हाँ सर, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन से रेवेन्यू पे कंफर्ट लेना इज प्रोवाइडिंग लेसर लेवल ऑफ एश्योरेंस। फोर्थ पॉइंट क्या था? थर्ड से याद आएगा, एक डिफरेंट प्रोफेशन बताओ जो आजकल ऊंचाइयां छू रहा है। सर लाला लीली लीला, हाँ वो कौन सा होता है? इन्फ्लुएंसर वाला। तो इन्फ्लुएंसर वाले में आपने याद रखना था, सुटेबिलिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय टू थिंग्स, असर्शन एंड द रोमम। असर्शन वाली बात हम नेक्स्ट पॉइंट में करते हैं। रोमम वाला पॉइंट क्या था? सेल्स के कंट्रोल्स बड़े खराब हैं, तो इसका रिस्क, कंट्रोल रिस्क बढ़ गया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ गया। तो जब आप डेटर्स की टेस्टिंग करोगे तो आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना पड़ेगा। एकदम लॉजिकल कॉमन सेंस वाली बात है। फिफ्थ पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ असर्शन, यानी जिस असर्शन के लिए आप टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर रहे हो तो उसके साथ एनालिटिकल प्रोसीजर भी कर सकते हो। These are considered suitable when test of details are performed on same assertion। तो वैल्यूएशन की जो assertion है उस पर आप दोनों चीजें कर सकते हो, यानी टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आपने सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स चेक कर लिए डेटर्स के, राइट सर, तो उससे पता चल गया डेटर्स ठीक से वैल्यूड है कि नहीं। एंड दूसरी चीज, उनकी प्रोविजन को चेक करने के लिए आप एजिंग एनालिसिस कर सकते हो, विच इज अ एनालिटिकल प्रोसीजर। क्लियर है? क्लियर है सर। यहां हमने एक समरी बनाई थी, इस समरी को एक बार आप गो थ्रू करते हो तो आपको पूरा का पूरा फ्लो रिकॉल हो जाता है। ऑसम, वेरी गुड भार्गव, जान्या, प्रियांशी, ऑसम। ये कुछ है, दो तीन बच्चे जिनका मुझे दिख रहा है कि आखिरी तक, अनन्या, वेरी गुड, मेघा, जिन्होंने एकदम रिवीजन में भी पूरे जोश के साथ पार्टिसिपेट किया, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। नेक्स्ट सेशन में हम पूरा का पूरा जो बाकी बचे हुए टॉपिक्स है उनको भी कवर कर लेंगे एंड विल बी डन विद दिस चैप्टर। तो यूं ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हैव एन ऑसम डे अहेड। हमें रही ऑडिट के, फिर मिलेंगे चलते चलते। थैंक यू सो मच एवरीवन। लगे रहो। अर्पित कहता है मैं भी हूं सर, अर्पित के लिए भी तालियां, बाकी सबके लिए भी तालियां, अपन भी। चलो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, लगे रहो।